सारे देश भर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और हम लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से मैं जवाब देने जा रहा हूँ। पहला सवाल है अशोक शर्मा। नॉर्थ इंडिया में कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी शर्मा लिखते हैं। और ब्राह्मण भी शर्मा लिखते हैं। तो अशोक शर्मा जी ने 3 सवाल पूछे। वो सवाल का स्वरूप देखकर ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण रहे होंगे। उनका सवाल है, मूल निवासी सिंधु घाटी में ही क्यों पाए गए? क्या ये विदेश से आए हुए शरणार्थी थे जिनको आर्यों ने कामगार बना लिया? अगर मूल निवासी थे तो इनके प्रमाण पूरे देश में सभी जगह क्यों नहीं मिलते? सबसे पहले तो शर्मा जी, आपको डीएनए अभी समझ में नहीं आया। सिंधु घाटी के दौरान डीएनए नहीं लिया गया था। डीएनए अभी लिया गया है। एससी एसटी ओबीसी का डीएनए लिया गया है, ब्राह्मण का डीएनए लिया गया है और ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिला। जो काला सागर के पास जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको यूरेशिया कहा जाता है। तो वहाँ के रहने वाले लोगों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए आपस में मिल गया। तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। आपको या तो समझ में नहीं आया या तो आप खुद कंफ्यूज्ड है या आप कंफ्यूजन दूसरों के अंदर फैलाना चाहते हैं। इस बात को पहले समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था विदेशों में क्यों नहीं है? ब्राह्मण जब भारत में यहाँ आए तो यहाँ के ब्राह्मणों ने जैसा उनका अनुभव था उस अनुभव के अनुसार उन्होंने जो उचित समझा वो उन्होंने बनाया। इसलिए विदेश में गए हुए ब्राह्मण, और ये टेलीफोन तो था नहीं उस समय जो डेली टेलीफोन पर बात कर सके और सलाह मशवरा करके वर्ण व्यवस्था बना सके। तो इसलिए ब्राह्मणों को जैसे यहाँ ज़रूरत महसूस हुई उसके अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने बनाई। इसलिए वो यही दिखाई देती है। दूसरा सवाल, आपने यहाँ डीएनए रिपोर्ट में ब्राह्मण का नाम है या ब्राह्मण का नाम आपने जोड़ दिया है? ब्राह्मण का डीएनए माइकल वामशाद लेकर गए थे और हमने नहीं जोड़ा, ना ये रिसर्च हमने किया है। पहले से जोड़ा हुआ नाम है ब्राह्मण का। ब्राह्मण का डीएनए लेकर गए थे, उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलाया गया तो मिला। उसके आधार पर ये रिसर्च प्रूव हुआ जिसमें भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स लोगों को भी रखा गया था। आपका तीसरा सवाल है, आप शाकाहार और मांसाहार के बारे में कुछ बोलिए। प्राचीन काल में ब्राह्मण मांसाहारी थे और इसके आधार पर बुद्धा ने अहिंसा का आंदोलन चलाया था
और ब्राह्मणों को अहिंसक होने के लिए तैयार किया था। और जब उन्होंने तैयार किया था तो ये सिद्ध था कि ब्राह्मण मांसाहारी लोग थे, वेदों में भी लिखा हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताब लिखी है उस किताब में भी इसके एविडेंस लिखे हुए हैं। नंद कुमार सोनोनी साहब यह बताए कि भारत के बहुजन मूल निवासी समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गुलामी के लिए हमारे महापुरुषों द्वारा प्रारंभ निरंतर आप लोग जारी रखे हुए, यह कब सफल होगा? क्या बाबा साहब और मान्यवर साहब के सपने कभी पूरे होंगे? क्या बहुजन मूल निवासी समाज के सभी संगठनों के अध्यक्ष और लक्ष्य के लिए एकजुट होकर मूल निवासी समाज को बाबा साहब आम्बेडकर के सपने पूरे करने होंगे? निश्चित रूप से हम लोग 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँवों में विशाल संगठन हमने बनाया। 29 जनवरी 2020 को लाखों SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों ने देश भर हमें समर्थन दिया। तो हम लोग तमाम संगठनों को जोड़ने में भी लगे हुए हैं और लोग उसका साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सपने अब भविष्य में अधूरे नहीं रहेंगे और आने वाले 10 साल में हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज को अपनी आज़ादी हासिल करने के काम में लगाएंगे। प्रकाश बाध्यकर, वेस्ट बंगाल। सर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार हुए थे? गांधी जी ने 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, लेकिन 1930 के बारे में कुछ बताइए। 1930 में बाबा साहब आम्बेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए लेटर आया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी और 1931 में हुई थी 2 बार, और 1932 में उसका रिजल्ट घोषित किया गया। तो 2 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सुनील कुमार यादव, रामायण झूठी है तो भारत के सभी राजपूत आपने को श्री राम के वंशज बताते हैं। कुछ महीने पहले राजस्थान के कुछ राजपूत एक श्री राम की वंशावली पेश की, जबकि श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। तो यह वंशावली क्या फर्जी है? रामायण में राम के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है मौलिक रूप से कि राम का जन्म का कोई एविडेंस या पुरातात्विक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो वंशावली बताने वाले लोग हैं वो RSS ब्राह्मणों के प्रभावित लोग लगते हैं। उनका भी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए ऐसा किया होगा। सुनील कुमार यादव, रामायण झूठी है, ये जवाब दिया जा चुका है। बानी चौहान, बामशाद का जो DNA परीक्षण हुआ उसके विरोध में कोई अन्य DNA परीक्षण भी हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो किसी ने YouTube पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी राखी गढ़ी एक्सपोज्ड ऐसा एक वीडियो अपलोड किया है। वो सही है या गलत है, इस वीडियो में आपको गलत साबित करने की कोशिश की गई है। इसका सविस्तर कंक्लूजन आप हमें बताने का कष्ट करें। राखी गढ़ी में जो रिसर्च हुआ, जो शोध हुआ, उसके अनुसार भी यही सिद्ध हुआ है कि ब्राह्मणों का DNA भारतीय नहीं है। ये झूठ का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, खास तौर पर एक राय और एक शिंदे, जिनका ये YouTube पर आपने कार्यक्रम देखा होगा। इसलिए इसको सिद्ध करने वाला एक किताब ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए
ऐसा किताब पब्लिश किया गया है, उसकी एक कॉपी PDF फाइल उपलब्ध है। वो सारा PDF फाइल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में टीवी पर उपलब्ध है, अपने इस पर YouTube पर उपलब्ध है, वो आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रोफेसर विलास खरात के द्वारा सारा का सारा, और दुनिया के 117 साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया है। तरबेज शेख सर, मुस्लिम को भी आरक्षण मिलना चाहिए गरीबी के आधार पर। गरीबी के आधार पर अभी जो 10% आरक्षण दिया गया है वो सभी गरीबों के लिए है, तो आप भी वो गरीब के नाम पर ले सकते हैं, ले लीजिए। राज रतन गजवी, आर्थिक आपातकाल घोषित करके 2024 में होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन को रद्द हो सकते हैं। ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि हम इस बात को नहीं मानते हैं, हम इसके विरोध में खड़े हैं। नंदू थोरात, क्या बौद्ध लिखने से आरक्षण या शिष्यवृत्ति योजना नहीं मिलती है? गलत बात है, मिलती है। संजय बाबर, जनपद मऊ यूपी, भारत का विभाजन क्या अंग्रेज लोग ही करना चाहते थे, जिसके लिए SC ST को मिला हुआ कम्युनल अवार्ड को खत्म करने की शर्त पर गांधी और नेहरू ने भारत का विभाजन का समर्थन किया। भारत का विभाजन ब्राह्मण करना चाहते थे। सबसे अहम बात यह है कि जो ब्राह्मणों में और मुसलमानों के बीच में जो बहुत बड़ा झगड़ा भारत में खड़ा हुआ था, उस झगड़े का समर्थन, उस झगड़े का इलाज ये था कि भारत और पाकिस्तान बनाया जाए। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा नेहरू और पटेल को कि विभाजन होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ, मगर बाद में गांधी जी ने एक शर्त पर समर्थन कर दिया कि यदि आज़ाद भारत में SC और ST के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाता, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती और SC ST के लोगों को आज़ाद नहीं किया जाता, तो फिर हम आज़ाद भारत का विभाजन करने के लिए तैयार है। ऐसा गांधी जी ने माउंटबेटन को स्वीकार किया और फिर इसके आधार पर कांग्रेस महासमिति में 157 वर्सेस 15 वोटों के आधार पर रेजोल्यूशन पास करके कॉपी दे दी। वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पट्टाभी सीतारामैया ने जो कांग्रेस का इतिहास लिखा, उस इतिहास में ये सारी बातें लिखी हुई है। सुमित सूर्यकांत, ब्राह्मण विदेशी है तो उनको कहाँ भेजेंगे? यूरेशिया कौन सा देश है? अगर है तो वे लोग ब्राह्मणों को वहाँ लेंगे। ब्राह्मणों को भगा के क्या हासिल होगा? ब्राह्मण विदेशी है तो उनको कहाँ भेजेंगे? हम लोग ब्राह्मणों को विदेश में भेजने के पक्षधर नहीं है। वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर यही रह सकते हैं। यूरेशिया कौन सा देश है? ये काला सागर के पास जो भौगोलिक क्षेत्र है, यूरोप से सटा हुआ, उसको कहते हैं। अगर है तो वे लोग ब्राह्मणों को वहाँ लेंगे। जब हम उनको यहाँ से भगाने का आंदोलन चला ही नहीं रहे हैं, तो लेंगे नहीं लेंगे का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। ब्राह्मणों को भगाने से क्या हासिल होगा? हम लोग ब्राह्मणों के भगाने के पक्षधर नहीं हैं। सुरेश हेंडवे, अम्बेडकरी विचारों का एक संगठन होना अम्बेडकरी समाज के लिए ज़रूरी है, तो ईगो बीच में लाने वाले लीडर का नाम क्या है? आप ढूंढने की कोशिश करिए, आपको वो नाम मिल जाएगा। पवन चोपड़ा, जय भीम सर। जैसे बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी है, तो क्या आप अपनी पार्टी बना सकते हो जिसमें आपकी सरकार बन सकती है?
कांग्रेस ने आज़ादी का आंदोलन चलाया था। जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के अंदर कांग्रेस पार्टी में रूपांतरित हो गई। हम भी आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, अब तो हमारा आंदोलन आज़ादी के आंदोलन में पार्टी का रूप धारण कर सकता है। विपिन कांबळे, ईवीएम हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। सुरेंद्र गोरिया, सर मेरा प्रश्न है कि भारत शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? भारतीय भाषा से लिया गया है। पुराणों में लिखा हुआ है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो ये भारतीय भाषा से ही आया हुआ शब्द है। मलिक सलीम, सर मैं लखनऊ से हूँ। मैं बामसेफ के साथ मिलकर देश के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। सर दिल्ली में बहुत से लोगों पर यूएपीए एक्ट के तहत केस डालकर जेल में डाल दिया गया है। जेल में डाले गए वही लोग हैं जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। उनकी मदद के लिए कुछ किया जाए। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर भेज दिया जाए तो हम हर प्रकार की मदद करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहाँ पर है वहाँ बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन से काम करिए। आरबी मूल निवासी, मेश्राम जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य के समय कोई सोने की चिड़िया देश को कहा गया था, लेकिन जब बृहदत्त को उसके सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, उसके बाद देश सोने की चिड़िया नहीं है और अब तक भी वह कलंकित है। और आज भी ब्राह्मण यानी आरएसएस ही की बात है। इस प्रकार की समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए जिससे कि हमारी असली आज़ादी, असली स्वतंत्रता हमें मिल सके? हमें मौर्य साम्राज्य के संबंध में जो अमर्त्य सेन है उन्होंने रिसर्च करके बताया कि दुनिया में मौर्य के समय में भारत की जीडीपी 31% थी, यानी दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश था और सबसे बड़ी जीडीपी थी। सारे दुनिया पर राज करने लायक हमारा देश था। और ब्राह्मणों ने उसे खत्म कर दिया। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व, ओबीसी पर थोपा, महिलाओं को गुलाम बनाया और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया। ये सारा का सारा करने के बाद आज भारत का जो सत्यानाश हुआ उसके लिए ब्राह्मण लोग जिम्मेदार है। विवेक प्रियदर्शी, सर मैंने कहीं पढ़ा है कि कृष्ण और श्री कृष्ण दोनों अलग अलग है, क्या ये सही है? क्या मैंने पढ़ा कृष्ण मूल निवासी थे और श्री कृष्ण आर्य थे। बाद में पंडितों ने दोनों को एक करके श्री कृष्ण बना दिया, उनके बुरे और अच्छाई वो मिक्स कर दिया। पुराणों में एक कृष्ण है जिसने इंद्र को परास्त किया था, और महाभारत में एक इंद्र है जिसे आर्यपुत्र कहा जाता है। तो कथा कहानियों में दो प्रकार के कृष्ण बताए गए हैं। निश्चित रूप से जिसने इंद्र को परास्त किया था वो ब्राह्मणों का पक्षधर नहीं रहा होगा। शाखा नागवंशी, तो क्या सोने की लंका पाटलिपुत्र ही थी? मेगेस्तनीज ने लिखा है कि मौर्य के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी, चांदी के पक्षियों के उन पर सजाया गया था। सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था। लंका भी सोने की थी। मौर्य के शाही महल को जलाए जाने का प्रमाण है। सोने चांदी से सुसज्जित होने के भी प्रमाण है। लंका को भी जलाए जाने का वर्णन है। सोने का होने का भी वर्णन है। लंका में अशोक वाटिका थी। संभव है कि पाटलिपुत्र में भी सम्राट अशोक की अशोक वाटिका रही होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण के 10 सिर के प्रतीक है। तो क्या सोने की लंका पाटलिपुत्र ही थी?
जैसा आप वर्णन करते हो वैसा अगर सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो जो आप कह रहे हो तो ऐसा तर्कसंगत अनुमान निकाला जा सकता है और इसके संबंध में और भी रिसर्च करके सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। टेक्निकल इंडिया, क्या बौद्ध धर्म में भी जाति व्यवस्था होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। राय साहब गुणवान, सर हम जब लोगों को गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं तो कुछ हमारे ही बहुजन समाज के लोग हमारा विरोध करते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? कभी कभी तो सर हाथापाई की नौबत आ जाती है, इससे लोगों का क्या किया जाए? गुणवान जी, हाथापाई अपने ही लोगों से करने की ज़रूरत नहीं है और सीनियर लोगों की मदद लीजिए। लोगों को कैसे समझाया जाए, जितने समझते हैं उनको साथ में लिया जाए, जो नहीं समझते उनके साथ हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। अपने को प्रचार जारी रखना चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए 30-35% लोगों की जरूरत है, 100% की जरूरत नहीं है। शोएब सर, डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ थे? बिल्कुल नहीं थे। आरएसएस के लोग इस तरह का प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस तरह के प्रचार से सावधान रहना चाहिए। रघुजी मांडे, परभनी, महाराष्ट्र, जातिवाद को खत्म करने के लिए हम टीसी पर का रिलीजन और कास्ट लिखना नेशनल लेवल पर बंद किया जा सकता है? क्या ऐसा करने से जातिवाद नष्ट हो सकता है? सर, मैंने बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़ी है। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन से जातिवाद खत्म किया जा सकता है। उसमें 2 प्रकार है, SC ST OBC का और सवर्ण का एजुकेशन। केवल एजुकेशन से जातिवाद खत्म नहीं किया जा सकता। जातिवाद खत्म करने के लिए जातिवाद का समर्थन करने वाला जो धर्म है उस धर्म को खत्म करना होगा, ऐसा सिद्धांत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया है। राजेश राम, सर जी, बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो 4 अधिकार लाए थे, कृपया उसे विस्तार से समझाए, क्योंकि वोट मांगने जब नेता लोग आता है तब हम समझाते नहीं नेता, लेकिन गांव के मतदाता वोट डाल देते हैं बिना सोचे समझे। मैं बिहार बेगूसराय बछवाड़ा प्रखंड से हूँ। मैं वामसेप का कैडर नहीं हूँ, फिर भी आपका विचार जनता को अपने पंचायत में समझाना चाहता हूँ। वामसेप की सदस्यता लेने के लिए मुझे जिला अध्यक्ष का संपर्क नंबर मिलना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पहला अधिकार था सेपरेट इलेक्टेड, दूसरा अधिकार था 2 वोट का अधिकार। एक वोट के द्वारा वो अछूतों के प्रतिनिधि चुन सकते थे, दूसरे वोट के द्वारा वो सवर्णों के क्षेत्र में भी वोट डाल सकते थे, और एडल्ट फ्रेंचाइज, इस तरह से कई अधिकार उन्होंने हासिल किए थे। और सबसे अहम अधिकार था ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करने का। आपको नंबर चाहिए, आप हमारे फेसबुक पर जाइए, वहाँ जो नंबर आपको मिलेगा उससे जानकारी करिए, उससे आपको सब मिल जाएगा। जय मूल निवासी सर, मेरा सवाल यह है कि जब मायावती जी को मान्यवर काशीराम जी राजनीति में लाए थे तब आप और आपके साथियों ने मायावती जी का विरोध किया था, जो आप भी आपकी बातों से लगता है कि क्या ये सही है? और हाँ, ये बात आपके एक पुराने साथी ने, उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा था। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, जब भी मायावती जी कुछ कहती है तो ये पार्टियां उन्हें धमकी देती है CBI की, जबकि उन्हें हर बार क्लीन चिट मिलती है। और आप कहते हो कि मायावती जी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक आध भ्रष्टाचार का नाम बताएंगे? या 40 साल पहले जो मायावती जी के खिलाफ आपकी सोच थी वो आज भी है? नोट में, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मगर आप मायावती के समर्थक है इतना जरूर है, जिसके आधार पर SC ST के दलाल और बड़वे चुनकर जाते हैं, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, वो हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन
तो आपको पता है नहीं कुछ और आप सवाल पूछ रहे हैं। आप संविधान की कॉपी खरीद लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मगर इतना जरूर है कि दूसरे की बातों को सुनकर आपको दूसरे लोगों ने गधा बनाया, आप गधा बन चुके, इसलिए गधे की तरह सवाल पूछ रहे हैं। ये इससे सिद्ध होता है। तो जो सवाल पूछे गए